हेलो बच्चों, मैं मनोज क्लासेस से। एज डिस्कस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये अगले वीडियो में मैं आपको एनआईटी कॉलेज के बारे में डिटेल आपको शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको इंडिया का जो है अभी राइट नाउ 32 एनआईटी कॉलेज है, देन उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ और थोड़ा सा डिटेल गो थ्रू करवा देता हूँ। तो एनआईटी में जाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा। जेई मेन के थ्रू होता है। तो अभी जो एनआईटी कॉलेज है उसको हम अभी 3 टायर में हम बांट रहे हैं, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, राइट। तो टायर 1, टायर 2 और टायर 3 ये कोई पैरामीटर नहीं है, हर लोगों का अपना अपना व्यू है, किसी से ये रजिस्टर्ड नहीं है कि ये टायर 1 ही होगा, टायर 2 और टायर 3 है। ये डिपेंडिंग अपॉन एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है, कट ऑफ क्या है, प्लेसमेंट क्या है, फैकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना व्यू दिया हुआ है। तो एज पर माय व्यू एंड कॉमन व्यू मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि टीयर 1 में हमने लिया है अभी 10 एनआईटीज को, जिसमें सबसे नंबर 1 होता है एनआईटी त्रिची। ये तमिलनाडु में है, ये 1964 में 1964 का इस्टेब्लिश है। ये कई मामलों में एनआईटी जो त्रिची है वो आईआईटी से भी बेहतर है। जो पुराने 7 आईआईटी को छोड़ के अगर देखा जाए तो आईआईटी त्रिची का कंप्यूटर साइंस बेटर है, इनके करोड़ों में प्लेसमेंट जाता है। तो बच्चे इसको शिफ्ट करते हैं कि अगर लोअर आईआईटी मिले, इससे बेटर है कि मैं एनआईटी त्रिची ले लूं। तो पहला इसमें आता है टीयर 1 में एनआईटी त्रिची जो तमिलनाडु में है। सेकेंड वन इज एनआईटी सूरतकल जो कर्नाटका में है, 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। एनआईटी वारंगल थर्ड वन, तेलंगाना 1959। एनआईटी राउरकेला उड़ीसा 1961 में। एमएनआईटी इलाहाबाद ये यूपी में है, 1961 में स्टेब्लिश। एनआईटी कालीकट केरला 1961। एमएनआईटी जयपुर राजस्थान एंड 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। वीएनआईटी नागपुर महाराष्ट्र 1960। एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा 1963 में स्टेब्लिश हुआ था। एसवीएनआईटी सूरत जो गुजरात में है, ये 1961 में स्टेब्लिश है। ये बच्चों हो गए 10 जो टीयर 1 के एनआईटीज है, जिसे बच्चे हम प्रेफर करते हैं कि आपके जेई में रैंक अच्छा आएगा, जेई मेन का एआईआर, तो पहले प्रेफर इसके क्रोनोलॉजी में करना। देन सेकेंड वन जो ये है टीयर 2। टीयर 2 में हमने किसको लिया, एनआईटी जमशेदपुर जो झारखंड में है, ये 1960 में स्टेब्लिश हुआ था। एनआईटी दिल्ली जो दिल्ली में है, ये 2010 में हुआ था। एनआईटी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, ये 1960 में। एमएएनआईटी भोपाल ये मध्य प्रदेश में, ये 1960 में हुआ था। एनआईटी जालंधर पंजाब, ये 1987 1987। एनआईटी सिलचर असम 1967। एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश 1986। एनआईटी गोवा जो गोवा में है 2010 में स्टेब्लिश। एनआईटी रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अब इसमें कुछ ये है कि जो कॉलेज जैसे रायपुर है, दूसरा इसके नीचे एनआईटी पटना है और बिहार में है। तो इन कॉलेज का क्या था कि जो वहाँ का प्रीवियस जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको इन्होंने एनआईटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो छत्तीसगढ़ में था जिसको एनआईटी रायपुर में कन्वर्ट किया गया, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था वो स्टेब्लिश था 1956 में, 1956 में स्टेब्लिश हुआ था। बट उसको एनआईटी में कन्वर्ट करके नया रीस्टार्ट किया गया वो 2005 में एनआईटी में कन्वर्ट होने के बाद। सिमिलर एनआईटी पटना बिहार का जो सबसे ओल्डेस्ट था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज पटना, वो 1886 मतलब 1886 का था, लेकिन 2004 में उसको एनआईटी में कन्वर्ट करके फिर से उसको स्टेब्लिश किया गया। देन ये शिवपुर का है, ये भी वेस्ट बंगाल का सबसे पुराना कॉलेज है, 1856 का है, उसको भी एनआईटी में कन्वर्ट करके क्या किया गया, IIEST। तो ये हो गया टीयर 2 का लिस्ट। देन इसके बाद बच्चे जो रिमेनिंग है वो टीयर 3 में हम लेते हैं। टीयर 3 में क्या है कि एनआईटी उत्तराखंड है, उत्तराखंड में है, 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। पुदुचेरी में है, 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। ये आंध्र प्रदेश, एनआईटी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में है, 2015 में हुआ स्टेब्लिश। एनआईटी मेघालय में है, 2010।
NIT अगरतला जो त्रिपुरा में है, ये 1965 1965 में। NIT श्रीनगर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, 1960 में स्टेब्लिश हुआ। NIT सिक्किम सिक्किम में है, 2010 में। NIT अरुणाचल प्रदेश में है, 2010 में स्टेब्लिश हुआ। NIT मणिपुर मणिपुर में है, ये 2010 में। इसके बाद NIT नागालैंड है, जो नागालैंड में है, 2020 में। एंड NIT मिजोरम में है, 2010 में। ये टोटल 32 NITs है अभी इंडिया में। ये शिवपुर वाला सबसे लास्ट में हुआ था, बट डिपेंडिंग अपॉन इसका रैंकिंग अच्छा होने के कारण टियर 3 के बजाय टियर 2 में शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट और कॉलेज का फैकल्टी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के हिसाब से हमने उसको टियर 2 में रखा है। तो इस हिसाब से टोटल 32 कॉलेज का एक लिस्ट है। अब मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ कि इस NIT कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है। NIT में एडमिशन लेने के लिए जो हमारा जेईई मेन का एग्जाम होता है, जिसको NTA कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इसको कंडक्ट करती है कब? ये 1 जनवरी सेशन होता है, 1 अप्रैल सेशन होता है। तो हर साल 2 बार ये कंडक्ट करता है, और बच्चे दोनों बार इसमें बैठ सकते हैं एग्जाम में। और दोनों में से जो इसका हाईएस्ट मार्क्स होगा, वो उसी को कंसीडर करके उस साल के लिए जेईई मेंस में या NIT कॉलेज के लिए उसको प्रेफर किया जाएगा। एग्जाम्पल मान लो कि जनवरी वाले अटेम्प्ट में मेरा 95 परसेंटाइल आया और दूसरे में मेरा 93 परसेंटाइल आया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 95 वाले को जो है वो कंसिडर करेगा जोसा, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे की प्लेसमेंट का दिया जाएगा। मतलब दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, विच वन इज हायर, उसको वो कंसिडर कर लेता है। तो जेईई मेन देंगे, देन इसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक बनेगा AIR। उसके बाद आप इसमें जोसा की काउंसलिंग में बैठेंगे। जो आपके NIT कॉलेज के लिए वो करते हैं, उस काउंसलिंग का नाम है जोसा। ये बीटेक के लिए करता है, और इसके एक स्पेशल राउंड होता है। मान लो 6 राउंड तो ये होगा, जोसा की काउंसलिंग की 6 राउंड होती है। देन इसके बाद इसका 7वां राउंड, अगर सीट बचा तो CSAB राउंड, एक स्पेशल राउंड है जो देता है कि बच्चों को इसमें अगर सीट बचा होगा तो NIT में वहां ले लेंगे। तो जेईई मेन में एवरेज जो पिछले 5 साल का एवरेज देखा गया, तो अप्रोक्स 15 लाख बच्चे बैठते हैं। और इस बार में भी शायद संभावना है कि इस बार 16 लाख से 17 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे। तो जितने भी बच्चे बैठे, लेकिन फाइनल जो इनमें से जो सिलेक्शन होता है अप्रोक्स 2.5 लाख का ही बच्चों का होता है। उस 2.5 लाख में AIR के अकॉर्डिंग जोसा वाले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से बच्चे को कौन से कॉलेज मिलेगा, बेस्ड अपॉन जो उसका ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग। और जो बच्चा इसमें MTech में एडमिशन करवाना चाहता है, तो जोसा की जगह उसकी जगह CCMT है, उसके थ्रू उसको MTech में एडमिशन मिल जाता है। और बाकी जो 32 NITs के अलावा जो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होता है, इसमें 26 IIITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देन इसके बाद 33 इसका GFTIs है। GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये सारे में एलिजिबल है बच्चा। बाकी इसके अलावा भी कई चीज हैं जिसमें इसको प्रेफर किया जाता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों को, कि 12th क्लास में बच्चों के ऑल सब्जेक्ट में एग्रीगेट उसको 75% मार्क्स होना जरूरी है। मान लो कि बच्चे का परसेंटाइल यहाँ 99 भी आ जाए, 99 परसेंटाइल आ गया, बट बच्चे को 12th क्लास में 75% मार्क्स नहीं है एग्रीगेट, मतलब 5 सब्जेक्ट में, देन वो बच्चा फिर एलिजिबल होगा ही नहीं NIT में या किसी भी कॉलेज में करने के लिए। तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि बच्चों का 12th क्लास में 75% मार्क्स होना चाहिए CBSE में, और अदर बोर्ड में है तो उसको टॉप के 20% को कंसिडर कर लिया जाता है। दैट मीन्स कि मान लो अदर बोर्ड में, अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, तो उसमें जो उसके टॉप के जो 20% बच्चे हैं उसको कंसिडर कर लिया जाता है इसके एग्जाम के लिए। ये तो हो गया। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब जेईई मेन आप देंगे, हालांकि ये जेईई एडवांस में नहीं है एप्लीकेबल, बट जेईई मेन के लिए एप्लीकेबल है ये। इसमें कोटा अरेंजमेंट है। कोटा अरेंजमेंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल रिजर्वेशन है, उसके अलावा कोटा क्या है? एक होम स्टेट कोटा है, एक अदर स्टेट कोटा है। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा हरियाणा से +2 किया, चाहे वो कहीं का भी है, बिहार का भी बच्चा है लेकिन हरियाणा से उसने +2 किया, तो उसका होम स्टेट जो है वो हरियाणा ही माना जाएगा, क्योंकि उसका +2 जहां से करेगा वो उसका होम स्टेट कहलाएगा। तो होम स्टेट उसका हरियाणा हो गया। और मान लो कि NIT कुरुक्षेत्र में सीट है, एग्जाम्पल कि इसमें 120 सीट है CS के लिए। तो CS के सीट अगर NIT कुरुक्षेत्र में है और बच्चा अगर
हरियाणा का ही है तो उसमें क्या होगा, 60 सीट होगा होम स्टेट के लिए और 60 सीट होगा अदर स्टेट के लिए। दैट मीन्स कि कोई अदर स्टेट का बच्चा है तो उसको 60 सीट मिल जाएगा और जो होम स्टेट के लिए है वो 60 + 60, मतलब सेम बच्चा अगर कोई है तो उसको 120 के लिए एलिजिबल है। तो ये भी समझना जरूरी है कि कोटा उसमें अगर आपकी सीट टोटल दिया हुआ है CS में 120 है, दैट मीन्स कि होम कोटा है उसका, उसमें 50% ही रहता है ओनली, बाकी रिमेनिंग 50% में अदर सारे स्टेट का रहता है। तो ये भी एक समझना जरूरी है। ये एप्लीकेबल जेई मेन के लिए है बट जेई एडवांस या IIT के लिए नहीं। दूसरा का प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले तो आपका ऑल इंडिया रैंक बन जाएगा जेई मेन देने के बाद, उस रैंक का जो एक सर्टिफिकेट मिलेगा वो यहाँ पे लेके आपको, इसके मल्टीपल राउंड होते हैं, मैक्सिमम 6 राउंड इसके होते हैं जोसा के। उस 6 राउंड में उसका आपका सीट एलोकेशन होता है। उस सीट एलोकेशन में आपको समझना पड़ेगा, या तो आप खुद से करें नहीं तो थर्ड पार्टी को भी हायर कर सकते हैं, उससे आपको काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि या तो अपना सीट आप फ्रीज करिए, अदरवाइज उसको फ्लोट कीजिए या स्लाइड कीजिए। 3 टर्म होता है, टर्म थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ अभी। देन इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस के लिए इसमें सीट एक्सेप्टेंस एक फी है नॉमिनल, जो जनरल कोटा के लिए 35,000 है, वो आपको पे करके उस सीट को होल्ड करवाना पड़ेगा। तो ये एक 35,000 रुपये का सीट वो होल्ड करना पड़ता है। देन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि फ्लोट का मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बेटर ब्रांच या बेटर कॉलेज के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करूं तो उसको फ्लोट करना बोलते हैं, कि फ्लोट के लिए कर देंगे। फ्रीज मतलब मान लो कि जो आपको मिल गया उस राउंड में अगर आपसे संतुष्ट हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट ब्रांच, तब उसको आप फ्रीज कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा फ्रीज हो गया कि मैं इस कॉलेज में, इस NIT में मेरा कंप्यूटर साइंस में ले लूंगा। तो ये फ्रीज हो गया, दैट मीन्स कि आपने फ्रीज कर दिया। स्लाइड का मतलब क्या होता है कि सेम NIT में मेरे को ब्रांच चेंज करना है। मान लो कि अभी मेरे को मैकेनिकल था, मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो मैं अप्लाई कर दूंगा, इसको स्लाइड कर दूंगा। तो ये 3 टर्म होते हैं जोसा के काउंसलिंग के टाइम में, इसको समझना जरूरी है होता है। लास्ट वन कि आपको क्या क्या फैक्टर मतलब इसमें कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग सिलेक्शन की मेरे को कौन से NIT में जाना है। तो एक सजेशन रहता है मोटा मोटी जो इसमें है कि एक तो लोकेशन आपको फ्रीज करना है। मान लो कि कोई गर्ल्स का कैंडिडेट है, वो मणिपुर नहीं जाना चाहती, तो उसके लिए एक लोकेशन भी मायने रखता है। देन इसके बाद क्या है कि ब्रांच का स्ट्रेंथ क्या है, ब्रांच एंड स्ट्रेंथ। देन इसके बाद प्लेसमेंट का रिकॉर्ड क्या है, मतलब पास्ट ट्रैक किसका क्या है कि यहाँ से प्लेसमेंट कितने का हुआ है, सो दैट कि मैं जब पास करूंगा तो मेरा प्लेसमेंट कितने का आएगा। देन इसके बाद क्या है कि एलुमनी का नेटवर्क क्या है, एक्टिव है कि नहीं। एलुमनी मतलब जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं उसका अभी नेटवर्क कॉलेज से अभी लाइव है या नहीं है। तो ये 4 फैक्टर को कंसीडर करके NIT कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि IIT बॉम्बे के प्रोडक्ट हैं, तो IIT के बॉम्बे के जो प्रोडक्ट है तो बहुत सारे जो एल्यूमिनाई है वो अपने इंडिपेंडेंट रूप से वहां एक डोनेट करते हैं IIT को, बॉम्बे को, बिकॉज वो एल्यूमिनाई है वहां के, तो कई करोड़ रुपया वो फंडिंग करते हैं फ्यूचर उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इसका एल्यूमिनी का नेटवर्क होना भी बहुत जरूरी है कि जो आने वाले बच्चे हैं उसको वो हेल्प करेंगे। और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और इस तरह से मैं आपको गाइड करता रहूंगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।